Hello everyone, welcome to the channel. So first of all, actually it's my first video. So before starting this subject, actually we are starting this structural analysis part, which is a very important subject of civil engineering. So there are many topics which are included in the structural analysis, but before solving that topics or solving the upcoming numericals, we must understand basic terms very clearly. So today we will study all the fundamental definition carefully, which are related to the structural analysis. So first of all, we must study what is structure actually. So if I want to define structure, right? Structure. If you want to define this, it is nothing but an arrangement of what connected members that are designed to carry loads safely to the ground or to the, you can say, foundation. तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि कोई भी स्ट्रक्चर जो लोड कैरी कर सकता है और वो ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कर देता है, उसी को हम एक्चुअली स्ट्रक्चर कहते हैं. तो अगर मैं उसको ड्राइंग करके आपको समझाऊँ, तो आपने बहुत जगह देखा होगा जिनका घर लाइक कंस्ट्रक्शन साइट के पास है या फिर किसी का न्यूली होम या फिर हाउस बन रहा है, तो आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है घर का. अगर हम स्लैब वगैरह कुछ कंसिडर ना करें, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है. इसके नीचे अपना चलने का जगह रहता है जिसको हम फ्लोर कहते हैं. बीच में ऐसा कुछ पिलर्स वगैरह रहते हैं, यहाँ पे बीम्स कॉलम्स रहते हैं. तो इसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं. ये करता क्या एक्चुअली, लोड ट्रांसफ़र करते हैं. कहाँ तक? फाउंडेशन तक. जो मिट्टी के नीचे अपना फाउंडेशन रहता है, हम इसको भी कवर करेंगे कि कैसे कैसे टाइप के फाउंडेशन रहते हैं. मैंने ऐसे एक बना दिया आपको समझाने के लिए. तो ये अपना ऊपर स्लैब रहता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड आता होगा. ठीक है, स्लैब का लोड आता होगा या फिर इसका खुद का लोड आता होगा. तो वो क्या करता है, जैसे कि पकड़ लेते हैं स्लैब है, स्लैब का कुछ लोड है, वो बीम को ट्रांसफ़र करता है. बीम क्या करते हैं, वो कॉलम को ट्रांसफ़र करते हैं, और कॉलम क्या करते हैं, फाउंडेशन को ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, ऐसे ये लोड सेफली फाउंडेशन तक पहुंचा देते हैं और स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है. अब ठीक है, फिर आता है लोड. अभी मैंने कहा कि इसमें लोड लगता है. अब लोड क्या होता है, लोड्स को डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल फोर्स दैट एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर. और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट ट्राइज टू पुश और पुल और डिस्टर्ब ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लोड. ठीक है. अब काफ़ी तरह के लोड्स होते हैं. अगर हम टाइप्स की बात करें, सबसे पहला आता है अपना डेड लोड. फिर आता है अपना लाइव लोड. फिर होता है विंड, नहीं नॉट विंड, एनवायरमेंटल लोड. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार ये डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है. अगर हम डेड लोड की बात करें, तो ये अपना स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर का खुद का कुछ ना कुछ वेट होगा. जैसे कि ये बीम है, ये कॉलम्स है. ठीक है, तो इन खुद का कुछ ना कुछ तो लोड होगा. जो सेल्फ वेट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, उसी को हम कहते हैं डेड लोड. सिंपल लिख सकते हैं, सेल्फ वेट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. फिर आता है लाइव लोड. लाइव लोड क्या रहता है, रेदर मीन्स एक्सक्लूडिंग द सेल्फ लोड ऑफ ए स्ट्रक्चर. अब आप पूछोगे कि ये सेल्फ, इसके लोड के अलावा क्या लोड आएगा. जैसे कि हम अगर घर बना लेते हैं, इसके ऊपर फर्नीचर रखते हैं हम. फिर पीपल्स रहता है, हम खुद जो उसके ऊपर चलते हैं, हमारा भी अलग अलग वेट रहता है ना. ठीक है. फिर ये तो हम घर की बात करें. अगर हम इससे हट के ब्रिजेस में जाए, ठीक है, कल्बर्ट्स में जाए, तो
वहाँ पे व्हीकल्स आते हैं और हर व्हीकल्स का अलग अलग वेट रहता है, छोटे व्हीकल्स का अलग वेट, बड़े व्हीकल्स का अलग वेट, तो लोड्स वेरी करता है। जो ये वेरिंग लोड है उसी को हम बोलते हैं लाइव लोड, तो वेरिंग लोड कह सकते हैं हम। फिर आता है इन्वायरमेंटल लोड। इन्वायरमेंटल लोड्स में क्या इंक्लूड रहते हैं, लाइक विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, फिर आता है स्नो लोड जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, और भी काफ़ी सारे एक्सेट्रा, बट ये 3 या फिर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने लोड्स की बात की, फिर हम आते हैं सपोर्ट्स। ठीक है, सपोर्ट्स को अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट रिस्ट्रेन मूवमेंट एंड ट्रांसफर लोड टू द फाउंडेशन। स्ट्रक्चर दैट रिस्ट्रेन मूवमेंट and transfer loads to the foundation. Without supports actually load will collapse. ये स्ट्रक्चर, ये सपोर्ट हमें हेल्प ही करते हैं कि लोड्स को सेफली फाउंडेशन तक पहुंचाया जाए। अब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। पहला आता है अपना रोलर सपोर्ट, फिर होता है अपना हिंज सपोर्ट, फिर आता है अपना फिक्स सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को हम पिन सपोर्ट भी कहते हैं। इन हर एक सपोर्ट का अलग अलग सिंबल्स रहता है। अगर हम रोलर की बात करें, उसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, सिंबलाइज किया जा सकता है। पिन सपोर्ट का क्या रहता है, उसको हम या फिर हिंज सपोर्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं, और फिक्स सपोर्ट का रहता है इस साइड पे या फिर इस साइड पे, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। अब हर सपोर्ट का अलग अलग रिएक्शंस रहता है, मीन्स जिस चीज़ को, जिस मूवमेंट्स को वो रिस्ट्रेन करता है फिर टैकल करता है। अब अगर इसको मैं अच्छे से समझाऊँ, ये अपना रोलर सपोर्ट है, अगर आप प्रैक्टिकली इसको सोचिए तो ये इस साइड में मूव करेगा, इस साइड में मूव करेगा, ठीक है, और इसमें मूवमेंट भी आएगा, मीन्स ये रोटेट भी होगा, लेकिन होगा क्या नहीं, इसमें ये ऊपर नीचे मूव नहीं करने वाला है। ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और इसमें रोटेशन भी हो रहा है। तो इसमें अननोन फोर्सेस क्या है, या फिर अननोन रिएक्शन हम कह सकते हैं। अगर हम रिएक्शन को डिफाइन करें, मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन है, कितना रिएक्शन है इसमें, ये रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इज अ फोर्स डेवलप्ड एट द सपोर्ट टू रेजिस्ट ए रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। ठीक है, रिएक्शन इज द फोर्स डेवलप्ड एट द सपोर्ट टू रेजिस्ट, क्या रेजिस्ट करेगा वो, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। जो मूवमेंट लग नहीं रहा उसको वो रेजिस्ट करेगा। इसमें ये तो लग रहा है, ये भी लग रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, लेकिन ये वर्टिकल वाला जो है वो नहीं लग रहा। तो ये होता है अपना रिएक्शन। इस फोर्स को, इस मोमेंट को ही वो, या फिर इस रिएक्शन को ही वो रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अननोन रिएक्शन जो होते हैं वही अपना रिएक्शन होता है, जो कि इधर एक है, वन रिएक्शन। कोई पूछे कि रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शंस रहते हैं, तो 1 है। फिर होता है अपना हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट। इसमें क्या रोटेशन हो रहा है, लेकिन ये इस जगह से तो फिक्स्ड है, तो मतलब क्या, ये ना हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना वर्टिकल, तो कर ही नहीं रहा है। तो इसमें अननोन रिएक्शंस कितने रहे, 2।
ठीक है। और लास्टली हमारा आता है फिक्स सपोर्ट। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ये फिक्स्ड एक जगह पे, इसमें ना रोटेशन हो रहा है, ना ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, ना इसमें हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, ना ये वर्टिकली मूव कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो हमारे अननोन रिएक्शंस क्या हो गए फिर, जो इस मोमेंट्स को, इस रिएक्शंस को रेजिस्ट कर रहे हैं, वो होते हैं अपने 3। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। हमको रिएक्शंस, अगर आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमको रिएक्शंस पता होने चाहिए कि कौन से जॉइंट्स में कितने रिएक्शन लग रहे हैं, वरना हम पता ही नहीं कर पाएंगे निकालने जाएंगे तो। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना बॉडी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इन इक्विलिब्रियम या फिर व्हाट इज इक्विलिब्रियम, पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अब कोई बॉडी, व्हाट इज इक्विलिब्रियम है, बॉडी इन इक्विलिब्रियम, हम कब कहते हैं कि ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 कंडीशंस एक्चुअली। द फर्स्ट कंडीशन इज समेशन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी 0, समेशन ऑफ एफ वाई मस्ट बी 0 एंड समेशन ऑफ एम इज मस्ट बी 0। अभी क्या लिख दिया मैंने, एफ एक्स क्या है, वाई क्या है, एम क्या है। ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, प्लेन को देखोगे ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है। नाउ द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन और इन द एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0। फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0। अगर फोर्स इधर 0 रहेगा, सॉरी एफ इक्वल्स टू 0, अगर फोर्स 0 रहेगा मतलब क्या है, हॉरिजेंटली ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा या फिर बॉडी मूव नहीं करेगा, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है। दैट्स वाई ई एफ एक्स इक्वल्स टू 0, हॉरिजेंटली इधर मूव नहीं कर रहा है। सेकेंड एफ वाई, जो वर्टिकली फोर्सेस लग रहे हैं वो 0 है, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0। तो यहाँ पे फोर्स 0 है मतलब क्या रहेगा, वो वर्टिकली भी मूव नहीं कर रहा है, नो मूवमेंट, यहाँ पे भी नो मूवमेंट। और ये मूवमेंट क्या है, फोर्सेस दैट मेक्स द बॉडी टू रोटेट, वो भी 0 है। तो बॉडी रोटेट भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है पे, ना बॉडी मूव वर्टिकली मूव कर रहा है, ना हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, ना ही रोटेशन हो रहा है। इसी स्टेट के, इसी बॉडी के स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। अब ये एम क्या एक्चुअली, ये मोमेंट दिया है। अगर हम मोमेंट को डिफाइन करें, ये मैं बता देता हूँ, मोमेंट एम जो मैंने लिखा है वो क्यों लिखा है। मैंने तो इधर बोल दिया कि रोटेशन है, तो मैंने इधर एम लिखा है, समेशन ऑफ आर लिखना चाहिए था, बट मैंने समेशन ऑफ एम लिखा है। दैट इज़ ओनली बिकॉज मोमेंट इज़ द मेजरमेंट ऑफ फोर्स that have the tendency to cause a member rotate about a specific point or axis। ठीक है, ये इसमें बात है, what is in equilibrium। फिर आते हैं what is external forces, what is external forces। now what is external forces actually, मैंने पहले भी स्ट्रक्चर में आपको बताया कि द फोर्स दैट आर एक्टिंग आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल फोर्स। हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स द फोर्स दैट अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड द स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि लोड्स, जैसे कि हम लोड्स लगाएं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, या फिर लोड्स बाय द व्हीकल, लोड्स बाय द पीपल, लोड्स बाय द फर्नीचर्स। मैं छोटी छोटी चीज़ों में हम बात कर रहा हूँ। अगर हम बड़े चीज़ों में चले जाए तो और भी बड़े कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे चीज़ में बात करें तो वही, जैसे कि फर्नीचर, पीपल्स, व्हीकल्स, उसी को हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। ये तो एक्सटर्नल फोर्स की बात हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट इज व्हाट, नो द इंटरनल फोर्स। व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरनल फोर्सेस क्या होता है? Now, if I want to define the internal forces are the forces developed inside a member to resist the external force loads। ठीक है, internal force are the forces that are developed inside the member। ये जो members पता है, members क्या होते हैं पता है ना, जो beams होते हैं, अपने columns होते हैं, these are called members। इनको singularly अगर हम बोले तो हम beam नहीं बोलेंगे, ये वन member, ये अपना column है, ये एक member है।
ये वाला एक मेंबर है, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, दीज आर कॉल्ड मेंबर्स. तो फोर्सेस डेवलप्ड इनसाइड ए मेंबर टू रेजिस्ट द व्हाट एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्सेस इंटरनली डेवलप्ड हो रहे हैं उसी को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं. अब these are not visible actually but exist inside the material. ठीक है, जैसे कि अगर लोड्स की वजह से बीम बेंड हो रहा है, ठीक है, बीम ऐसे बेंड हो जा रहा है या फिर कॉलम्स ऐसे बेंड हो जा रहा है, तो इंटरनल फोर्सेस डेवलप, इस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए उसके अंदर ही अंदर एक फोर्स डेवलप्ड होने में लगा हुआ है, उसी को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं. नाउ अगर हम बात करें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस, तो मैं लिख देता हूँ एक बार. फोर्सेस डेवलप inside a member to resist what external loads. Now it types of internal forces. तो अगर हम टाइप की बात करें इंटरनल फोर्सेस की, उसमें 3-4 टाइप के आते हैं, 4 ही टाइप के आते हैं मेनली. पहला है अपना एक्सियल फोर्सेस, सॉरी एक्सियल लोड, ठीक है. फिर आता है अपना शेयर फोर्स, फिर आता है अपना बेंडिंग मोमेंट, और फोर्थ में अपना आता है टॉर्शन. ठीक है, ये 4 ही टाइप के इंटरनल फोर्सेस है दैट आर डेवलप्ड इनसाइड द मेंबर टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोड. ठीक है, अब ये एक्सियल लोड क्या होता है, एक्सियल लोड के बारे में बात करते हैं. सोच लो एक मेंबर है या फिर थिंक इट इज़ ए मेंबर. मैं सर्कुलर एक मेंबर ले लेता हूँ, सिलेंड्रिकल सॉरी. ठीक है, द फोर्स इट इज़ ए वन टाइप ऑफ फोर्स ना, लिखा है मैंने, फोर्स डेवलप, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ फोर्स. तो द फोर्स दैट एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ ए मेंबर, द फोर्स दैट एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ ए मेंबर. तो ये अपना एक मेंबर है, इसका एक्सिस क्या रहेगा, ये रहेगा. जो फोर्स इस एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है उसी को हम एक्सियल फोर्स कहते हैं. नाउ क्या एग्जांपल क्या है इसका, मतलब कॉजेस क्या रहेंगे इसके. जैसे कि इसके अलोंग अगर मैं इस तरफ से एक फोर्स लगाऊँ, इधर से भी एक फोर्स लगाऊँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ. ठीक है, इधर से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये सोचो अपना मेंबर है, इसको मैं खींच रहा हूँ ना, इसे खींच रहा हूँ. ठीक है, और एक और टाइप का क्या हो सकता है, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ. ठीक है, ये अपना एक्सिस है. ये क्या हो रहा है, मैं इसको दोनों तरफ से इसे दबा रहा हूँ. ठीक है, तो ये जो खींचना दैट इज़ पुलिंग, इट इज़ नथिंग बट नोन एज टेंशन. और ये जो दबा रहा हूँ दोनों साइड से मैं, इसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन. कंप्रेस हो रहा है, और ये टेंशन, ये खिंच रहा है, कंप्रेशन. और ये दोनों एक्सियल लोड्स के अंदर आते हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन. इट इज व्हाट टाइप ऑफ लोड, दिस इज एक्सियल लोड, टेंशन एंड कंप्रेशन. सेकेंड अपना एक्सियल लोड है अपना. फिर आता है अपना शेयर लोड, सॉरी शेयर फोर्स. Now this force can be defined, the force that acting perpendicular to the axis of a member, perpendicular to the axis of a member. अगर मैं इसी में बात करूँ तो परपेंडिकुलर बात करें तो मतलब ये अपना एक्सिस है, तो ऐसे मैं लगा रहा हूँ इसको फोर्स. ठीक है, शेयर फोर्स को हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि किस तरह से फोर्स लग रहा है. जैसे कि अपना ये क्यूबॉइड है, तो मैंने क्यूबॉइड पकड़ लिया, क्यूब है sorry due to the power cut the video gets stopped, so let's start it again. तो मैंने ये समझा दिया था एक्चुअली. तो व्हाट इज शेयर फोर्स. नाउ ये अपना एक शेयर फोर्स इज व्हाट द फोर्स दैट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए मेंबर. तो मैंने एक मेंबर लिया था, ठीक है, ये मेंबर है. तो इफ इट्स एक्सिस इज दिस, अगर इसका एक्सिस ये है, तो the force that going to act on this will be perpendicular the axis. If the axis is this,
तो जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, ठीक है, या फिर ऐसे लगेगा। और इफ द एक्सिस इज दिस देन द फोर्स विल एक्टिंग लाइक दिस। द रिजल्टेंट शेप विल बी लाइक दिस। तो ये ऐसा बन जाएगा अगर फोर्स ऐसे लगता रहेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। सिंपली इट्स ट्राइज टू स्लाइड वन पार्ट ओवर अनदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट। नाउ बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है? द मोमेंट दैट और द फोर्स दैट कॉजेज बेंडिंग ऑफ ए मेंबर। यह मेंबर है, तो ये बेंड कब करेगा? जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे या फिर इस तरह से फोर्स लगाएंगे, ठीक है। सोचो, ये दिस इज अ स्केल, ठीक है। अगर हम दोनों साइड से ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगाएंगे तो तभी ये बेंड होगा, और अगर नीचे की तरफ लगाएंगे तो ऐसे कुछ बेंड होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऊपर की साइड ऐसे बेंड होगा, जैसे स्माइली लाइक स्ट्रक्चर, और नीचे की तरफ लगाएंगे तो सैड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव बेंडिंग, ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग या फिर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और इसको जो कहते हैं, हम इसको बोलते हैं नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहता है अपना, इसको हम सैगिंग भी कहते हैं, सैगिंग। और जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहता है ये वाला, इसको हम हॉगिंग कहते हैं। इसमें कॉज कैसे हो रहा है? जब हम फोर्स को इस साइड से लगा रहे हैं तो ये ऐसे कुछ बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर की साइड जो है वो टेंशन कॉम्प्रेशन में आ रहा है। देखो ऊपर का साइड जो है, इसको हम ऐसे डिवाइड करके एक्सिस के साथ, जो तो एबव द एक्सिस है वो कंप्रेशन में आ रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है, और नीचे वाला है वो खिंच रहा है, वो टेंशन में हो रहा है, ठीक है। सेम अगर हॉगिंग वाले में देखिए, एक्सिस में डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला पोर्शन कंप्रेशन में आ रहा है और ऊपर वाला पोर्शन टेंशन में आ रहा है, कंप्रेशन, और ये ऊपर ये वाला कंप्रेशन और ये वाला टेंशन, ठीक है। इसके भी साइन कन्वेंशन रहते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम इसके साइन कन्वेंशंस भी देखेंगे कि कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा कैसे पॉजिटिव होता है। अभी तो ये जान लो कि हॉगिंग जो होता है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहता है और सैगिंग जो है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। Stress. Now, stress can be defined as the internal resistance per unit area. ठीक है, the internal resistance per unit area. Internal resistance per unit area. The internal force per unit area, that is within a material that resists the external force applied to it, or you can also say within a material that resists the external load applied to it. Now, ये एक मेंबर पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लोड लग रहा है, लेट्स सपोज पी लोड लग रहा है। कितने एरिया पे लग रहा है? कोई एक एरिया है, ये कितने एरिया पे लग रहा है? ये एरिया हम ए पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला अपना बनेगा वो रहेगा लोड अपॉन एरिया और फोर्स अपॉन एरिया, और एफ भी बोलते हैं इसको कभी कभार, एफ फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेस को जो हम डिनोट करते हैं वो सिग्मा से कहते हैं। ये जो सिंबल रहता है वो सिग्मा है, ठीक है। और इसका जो यूनिट बनेगा पास्कल बनेगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट रहता है वो न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है अपना स्ट्रेन। ये स्ट्रेस पर हमने ये स्ट्रेन पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज अ डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है।
लेट्स सपोज दिस इज ए मेंबर, ठीक है, बट लेट्स सपोज इट द लेंथ ऑफ द मेंबर इज L, ठीक है. नाउ इफ वी अप्लाई ए लोड, या तो ऐसे या फिर अंदर की तरफ, टेंशन कंप्रेशन कुछ भी, तो देयर इज ए चेंज इन लेंथ. लेट्स सपोज ये छोटा हो गया, इट बिकम शॉर्टर, और मे कैन बी लॉन्गर ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू compression it becomes shorter. So there is a change in length. Let's that length is delta L. So I have told that strain is nothing but deformation per unit length. मतलब कितना चेंज हुआ किसी भी मेंबर पे ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड, उसके लेंथ में कितना चेंज हुआ, उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं. तो इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. इट इज़ द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन. अगर इसकी यूनिट की बात करें, इट इज़ यूनिटलेस. वाई? बिकॉज ऊपर लेंथ है, ओवरऑल लेंथ ये चेंज इन लेंथ हो तो क्या हुआ, लेंथ ही आएगा. तो लेंथ का सपोज ये मीटर है और ये भी लेंथ है मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं. तो दिस इज यूनिटलेस, नो यूनिट. सो लेट्स अप टू दिस. तो आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें ट्रस, फ्रेम्स, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो हम बताएंगे. ठीक है, थैंक यू.